लुई पाश्चर ने कहा था, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो तैयार होता है। आह। और इसी तैयारी की सोच से जुड़ा एक बड़ा ही अनोखा विषय है आज हमारी चर्चा का, स्विट्जरलैंड के बंकर। हाँ बिल्कुल। यूक्रेन पर जो रूसी आक्रमण हुआ उसके बाद यूरोप में सुरक्षा को लेकर एक नई चिंता की लहर है। और इसी माहौल में स्विट्जरलैंड ने अपने हजारों परमाणु बंकरों को फिर से ठीक करने, आधुनिक बनाने का फैसला किया है। जी, तो आज हम स्विट्जरलैंड के बंकर, तटस्थता और आत्मरक्षा का प्रतीक शीर्षक वाले एक लेख से मिली जानकारी पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये बहुत दिलचस्प विषय है। हमारा मकसद ये समझना है कि भाई एक देश जो ऐतिहासिक रूप से हमेशा तटस्थ रहा, न्यूट्रल रहा, उसने इतने बड़े पैमाने पे बंकर क्यों बनाए और आज के समय में इनकी क्या अहमियत है। और ये यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए भी काफी अहम हो सकता है, क्योंकि ये सिविल डिफेंस और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। मतलब फिर से ध्यान दे रहे हैं। जी। लेकिन स्विट्जरलैंड का मामला इनसे अलग कैसे है? एक न्यूट्रल देश को इतने सारे बंकरों की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ देखिए, स्विट्जरलैंड भले ही तटस्थ रहा हो, पर उसकी जो भौगोलिक स्थिति है ना, यूरोप के बिल्कुल बीच में बड़ी शक्तियों से घिरा हुआ, वो हमेशा से एक चैलेंज रही है। तो एक मजबूत नागरिक सुरक्षा की जरूरत हमेशा महसूस की गई। अच्छा। इसकी शुरुआत तो असल में 1886 की किलेबंदी से हुई थी। फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये किलेबंदी स्विस नेशनल रिडाउट का हिस्सा बनी। ये आल्प्स पहाड़ों में एक डिफेंसिव एरिया था। ओके। लेकिन जो असली वजह बनी देश भर में बंकर बनाने की, वो था शीत युद्ध और परमाणु हमले का बढ़ता हुआ खतरा। उसी ने इस देशव्यापी बंकर सिस्टम की नींव रखी। ये तो कमाल की बात है। मतलब लगभग 90 लाख की आबादी और हर नागरिक के लिए बंकर में जगह। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या कोई कानून था इसके पीछे? बिल्कुल। यहीं पर 1963 का नागरिक सुरक्षा अधिनियम यानी सिविल प्रोटेक्शन एक्ट बहुत अहम हो जाता है। अच्छा। इस एक्ट ने हर नई इमारत, चाहे वो घर हो, अपार्टमेंट बिल्डिंग हो, उसमें परमाणु, जैविक और रासायनिक हमलों से सुरक्षित बंकर बनाना अनिवार्य कर दिया था। हर नई बिल्डिंग में? जी हाँ, हर नई बिल्डिंग में। कानून में ये भी था कि हर व्यक्ति के लिए कम से कम 1 वर्ग मीटर जगह हो और बंकर घर से पैदल 30 मिनट की दूरी पर हो। पहाड़ी इलाकों में ये समय 60 मिनट था। वाह। और इसी कानून की वजह से 3 लाख से ज्यादा निजी और सार्वजनिक बंकर बनाए गए। ये स्विस समाज की तैयारी वाली सोच को दिखाता है। मतलब तो ये बंकर किस तरह के होते थे? क्या ये बस साधारण बेसमेंट जैसे थे या कुछ खास था इनमें? नहीं, ये साधारण बेसमेंट बिल्कुल नहीं थे। ये तो बेहद मजबूत कंक्रीट के स्ट्रक्चर थे। इन्हें ऐसा बनाया गया था कि कम से कम 10 टन प्रति वर्ग मीटर का दबाव झेल सकें। 10 टन प्रति वर्ग मीटर? हाँ, मतलब अगर ऊपर की पूरी बिल्डिंग भी गिर जाए तो बंकर सुरक्षित रहें। इनमें खास वेंटिलेशन सिस्टम लगे होते थे जो बाहर की हवा को फिल्टर कर सकें, रेडिएशन या केमिकल पार्टिकल्स हटा सकें। अच्छा। और कुछ जो बड़े कमांड पोस्ट बंकर थे, उनमें तो भाई रसोई, सोने की जगह, पानी की व्यवस्था और यहाँ तक कि कम्युनिकेशन की सुविधाएं भी मौजूद थीं। और इसका खर्चा कौन उठाता था? बनाने का, रखरखाव का? इसका खर्चा मुख्य रूप से प्रॉपर्टी ओनर्स को ही उठाना पड़ता था। हाँ, शांति के समय में लोग अक्सर इन्हें वाइन सेलर की तरह या सामान रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। अच्छा, ये भी है। तो फिर शीत युद्ध खत्म होने के बाद क्या हुआ इनका, जब परमाणु युद्ध का खतरा कम हो गया? हाँ, तो फिर जाहिर है प्राथमिकताएं बदली और रखरखाव का खर्च भी तो था ही। तो शीत युद्ध के बाद बहुत से बंकर सेना के कंट्रोल से हटा दिए गए, कुछ बेचे भी गए। बेच दिए गए? जी हाँ, उनका इस्तेमाल फिर बदल गया। कुछ होटल बन गए, कुछ म्यूजियम, कुछ स्टोरेज के काम आने लगे और कुछ तो बहुत हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर या क्रिप्टो वॉल्ट में बदल दिए गए, जैसे वो मशहूर स्विस फोर्ट नॉक्स है। हाँ, सुना है उसके बारे में। तो अब यूक्रेन युद्ध के बाद की स्थिति को देखते हुए इन बंकरों के भविष्य को लेकर क्या चल रहा है? देखिए, 2022 में जब यूक्रेन पर हमला हुआ तो स्विट्जरलैंड में लोगों की चिंताएं एकदम से बढ़ गई। बंकरों के बारे में पूछताछ तेज हो गई। हाँ, स्वाभाविक है। तो इसी के चलते सरकार ने फिर बंकरों की बिक्री रोक दी और अब करीब 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश से इन्हें मॉडर्नाइज करने का फैसला किया है। 500 मिलियन डॉलर? तो ये मॉडर्नाइजेशन कैसे होगा? स्विस सेना अब टेक कंपनियों, रिसर्चर्स और स्टार्टअप से नए और किफायती आइडियाज मांग रही है ताकि इन पुरानी संरचनाओं को आधुनिक डिफेंस नोड्स में बदला जा सके। डिफेंस नोड्स, इसका क्या मतलब है?
मतलब ऐसे रक्षा स्थल जो शायद कम लोगों के साथ ज्यादा कुशलता से ऑपरेट कर सकें। इसके लिए सितंबर में एक इनोवेशन डे भी रखा गया है, जहां नए आइडियाज डिस्कस होंगे। तो ये एक तरह से युद्ध की तैयारी नहीं, बल्कि स्विट्जरलैंड की जो आत्मरक्षा की पुरानी फिलॉसफी है, उसी का विस्तार है। मतलब न्यूट्रल रहते हुए भी किसी भी संकट में अपनी आबादी की रक्षा करने की क्षमता बनाए रखना। बिल्कुल सही। और सरकार भी यही कह रही है कि ये युद्ध की तैयारी नहीं बल्कि पब्लिक सेफ्टी में निवेश है। ये यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो सच में एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। सिविल डिफेंस, न्यूट्रलिटी की जटिलताएं और बदलता हुआ सुरक्षा माहौल, सब कुछ इसमें शामिल है। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि तटस्थता का मतलब हाथ पे हाथ धरे बैठना नहीं होता, बल्कि एक अलग किस्म की, शायद ज्यादा गहरी तैयारी हो सकती है। सही बात। और ये आज की जो अनिश्चित दुनिया है, उसमें एक अहम सवाल भी खड़ा करता है। क्या नागरिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का ये जो स्विस मॉडल है, ये कुछ हद तक दूसरे देशों के लिए भी प्रासंगिक हो सकता है, भले ही उनकी विदेश नीतियां अलग हों? वाकई ये सोचने वाली बात है। खैर, अगर श्रोताओं के मन में इस विषय पर कोई सवाल या विचार हो, तो नीचे टिप्पणी में जरूर साझा करें। जी बिल्कुल। और अगर आपको ये चर्चा जानकारीपूर्ण लगी हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।